morning, children. Today I am here to continue with the lesson taught in your previous class. Myself Vijay Kumar Pathak, Geography teacher of DAV Public School CCL Giridih. Dear children, आप लोग को पता है हमने पिछली बार लेसन 3 आपके बुक का ज्योग्राफी बुक का जो ड्रेनेज के नाम से है, हमने उसके बारे में बहुत सी बातें करी है। ऑन द नेम ऑफ रिकैपिचुलेशन मैं थोड़ी सी बात आपको फिर से याद दिला देता हूँ। उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था एक नदी जब अपनी सभी सहायक नदियों के साथ जिस पूरे क्षेत्र से बहती है वह उसका प्रवाह तंत्र कहलाता है। उस हिसाब से हम लोगों ने प्रवाह तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, प्रवाह तंत्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उन सबों के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ हिंदुस्तान की प्रमुख नदियां, उनकी सहायक नदियां और उनके उद्गम स्थल इत्यादि के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। साथ ही साथ बच्चों, मैं आज आप लोगों को मानचित्र के माध्यम से विद द हेल्प ऑफ मैप आई टीच यू, आई ट्राई माई बेस्ट टू शो यू सम इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया। उसी हिसाब से हम लोग फिर से एक बार नदियों का जैसे वर्गीकरण किए थे, क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर्स किए थे, उन सबों के बारे में फिर से एक बार डिटेल स्टडी करेंगे। तो बच्चों, आज हम अब शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय होगा भारत की प्रमुख नदियां। तो बच्चों, सबसे पहले आज हम लोग जान लें दे आर कॉल्ड द इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया। टुडे हियर वी विल हैव द टॉपिक इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया। टुडे हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वी नो कि हमारे हिंदुस्तान में उद्गम स्थल के हिसाब से नदियां प्रमुखतया 2 प्रकार की होती हैं। पहली हिमालय से निकलने वाली नदियां जिन्हें हिमालयन रिवर्स के नाम से जानते हैं, हिमालयन रिवर्स के नाम से जानते हैं। और दूसरी जो भारतीय प्रायद्वीप से, भारतीय पेनिनसुलर इंडियन पेनिनसुला से निकलने वाली होती है, प्रायद्वीपीय भारत से यानी दक्षिण भारत से निकलने वाली नदियां होती हैं, वहाँ की पहाड़ों से, वहाँ की पठारों से निकलने वाली नदियां होती हैं, तो उन्हें हम पेनिनसुलर रिवर्स के नाम से जानते हैं। They are called peninsular rivers। तो बच्चों, अब आप लोगों के सामने ये क्लियर हो गया होगा कि उद्गम स्थल के हिसाब से, ओरिजिन के हिसाब से there are 2 types of rivers usually we have in India. They are first the Himalayan rivers and second is the peninsular rivers. Clear? Now, which will be called as the Himalayan rivers and what are the significant features of the Himalayan rivers? कैसे हमें पता चलेगा कि ये नदियां हिमालय से निकली हैं? क्या क्या उनकी कुछ खास विशेषताएं हैं? अभी हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले जान जाते हैं कि चूंकि नाम से ही वेरी क्लियर है कि हिमालय वह जगह, वह बड़ा स्थान जहां बर्फ ही बर्फ होते हैं, दैट इज कॉल्ड हिमालय। लैंड अबोड ऑफ स्नो, हिमालय लिटरली इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड अबोड ऑफ स्नो, इन हिंदी इट इज कॉल्ड हिम प्लस आलय, हिमालय बर्फ का घर। तो बच्चों, जैसा आप जानते हैं, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर यूजुअली आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग एंड गिविंग बर्थ टू रिवर्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट among Indian rivers it is the Ganga river which also get originates from a glacier। यह भी एक हिमनद से ही निकली है। बच्चों, आपको पता होगा हमारे उत्तराखंड राज्य के ऋषिकेश डिस्ट्रिक्ट में 2 बड़े ग्लासियर्स हैं। उन ग्लासियर्स के मेल्ट होने से पानी आती हैं, अलग अलग 2 स्ट्रीम्स के रूप में आती हैं, एक भागीरथी और दूसरी अलकनंदा कहलाती है। दोनों देवप्रयाग, वह उत्तराखंड में ही है, देवप्रयाग में दोनों मिलकर और फिर गंगा बन जाती है। Children, you all know that the Ganga is the river which comes first on the plate only at हरिद्वार, और हरिद्वार में आकर गंगा पहाड़ों से बहकर मैदान तक पहुंचती है। देवप्रयाग से पहले वो 2 अलग अलग स्ट्रीम्स के नाम पर कई बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चे कि गंगा बनने से पूर्व गंगा की 2 मुख्य मेन स्ट्रीम्स कौन कौन हैं? आपका जवाब होना चाहिए भागीरथी और अलकनंदा। तो आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ हिमालयन रिवर्स की प्रॉपर्टीज बता रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल
ऑल ऑफ देम ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द हिमालय, वो सब के सब हिमालय से ही निकलते हैं। दे ऑल गेट देयर सोर्स ऑफ वाटर बाय आइस मेल्ट्स, बर्फ पिघलते हैं, हिमनद पिघलते हैं और उनसे उनमें पानी का स्रोत मिलता है। जैसा बताया हमने कि कई हेड स्ट्रीम्स मिलते हैं, एक साथ मिलते हैं और गंगा जैसी बड़ी नदियों का निर्माण होता है। और in due course of time they are also made by number of its small streams which are also called their tributaries, सहायक नदियाँ, वो उनकी सहायक नदियाँ होती है। और रास्ते में भी ये नदी कई छोटे बड़े जल प्रवाह से मिलती है, छोटी बड़ी धाराओं से मिलती हैं, और वो धाराएं इनकी सहायक नदियाँ होती हैं जो इनमें जल का वॉल्यूम एज वेल एज सेडिमेंट्स का वॉल्यूम भी बढ़ाते रहते हैं। तो गंगा को मैंने एक उदाहरण के तौर पर देखा। अपार्ट फ्रॉम रिवर गंगा वी आर आल्सो हैविंग मेनी रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालय एंड ऑल ऑफ देम आर हैविंग द प्रॉपर्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल दे गेट वाटर फ्रॉम आइस मेल्ट्स। ये उन सबसे पहली होती है बात की उनमें जो पानी आते हैं वो बर्फ के पिघलने से आते हैं। सबसे नंबर 2, चिल्ड्रन, आपने सतत प्रवाहित नदियों का नाम सुना होगा, वैसी नदियां जिनमें सालों भर पानी पाई जाती है। नो मैटर देयर वॉल्यूम गेट रिड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ समर, गर्मी के दिनों में उनकी पानी कम हो जाती है, उनके किनारे छोटे पड़ जाते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में वो बिल्कुल भरी, बट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर नो मैटर मोर और लेस। कई बार ज़्यादा बरसात के दिनों में ओवरफ्लो हो जाती है, कई बार कम गर्मी के दिनों में से खुल जाती है। इवन देन दे हैव वाटर, दे नेवर गेट ड्राइड फुली, वो पूरी तरह से कभी सूखती नहीं है। एंड सो दैट दे आर कॉल्ड सतत प्रवाहित नदियाँ। प्रायः हिमालयन रिवर्स सतत प्रवाहित होती हैं। दे आर पेरिनियल बाय नेचर, दे आर पेरिनियल रिवर्स। ये सब के सब सालों भर बहने वाली नदियां हैं। दे हैव वाटर फॉर, जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन साइट हियर गंगा, यमुना, ये सब कुछ नदियां हैं, गोमती, कोसी, जो हिमालय या हिमालय के आसपास से निकलती हैं। तो हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है। दे आर पेरिनियल इन नेचर, दे आर पेरिनियल, दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। तीसरी और जो सबसे बड़ी विशेषता इनकी है, and that is the most of them or almost all of them flows towards east, drains to Bay of Bengal। जब हम भारत के नक्शा पर नजर डालते हैं तो देखते हैं कि हिमालय से निकलने वाली सभी प्रमुख नदियां पूरब की ओर बहती हुई आखिर में अंततः बंगाल की खाड़ी में ही मिलती है। तो यह भी एक इनकी पहचान है, यह भी इनकी एक रिकॉग्निशन फीचर है, that by which it can be recognized that the rivers which originates from the Himalaya usually falls into Bay of Bengal। हिमालय से निकलने वाली प्रायः सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में ही मिलती हैं। तो लिखेंगे they drain to Bay of Bengal in the east। These are some properties by which they can be, for example, you can cite here under 4th point, you can cite example like river Ganga, river Yamuna, etc. Many of rivers are there which are originating from the Himalaya and draining to the Bay of Bengal। तो मैं समझता हूँ बच्चे यहाँ तक हम लोग समझ गए होंगे कि उद्गम स्थल के हिसाब से, उद्गम के हिसाब से, ऑरिजिन के हिसाब से भारत की सभी कुल नदियों को हम मुख्यतः दो तरह से बांटते हैं, दो मुख्य हिस्सों में बांटते हैं। तो वो हिमालयन रिवर्स होती हैं और पेनिनसुलर रिवर्स होती है। हिमालयन रिवर्स वैसी रिवर्स विच ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, चाहे तो यहाँ एक और स्टार मार्क बना सकते हैं, दे ऑल ऑरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय। ये सब के सब पहली इनकी पहचान होती है कि ये सब के सब हिमालय से निकलती हैं, हिमालय से ही निकलती हैं। तो दे ऑल ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द हिमालय, दे गेट वाटर फ्रॉम आइस मेल्ट्स, क्योंकि वहां पर हिमालय में उतनी ऊंचाई पर पानी तो पानी की हालत में नहीं रहती, इट कुड नॉट मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ लिक्विड एंड दैट्स व्हाई इट गेट फ्रोजन एंड टर्न्स इनटू आइस। आपको पता ही है कि उतनी ऊंचाई पर पानी की स्थिति में नहीं रह सकता, ठंडी के कारण वो बर्फ बन जाता है, इसीलिए वहां, और वो गर्मी पाकर जब फिर
गर्मी के दिनों में तापमान बढ़ने पर जब वो बर्फ पिघलते हैं धीरे धीरे, वो आइसमेल्ट से नदियों को पानी देते हैं। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी इज दैट दे आर पेरिनियल रिवर्स। ये ऑल द रिवर्स दे originate from the Himalaya are usually having water throughout the year, whether it is more or less, no matter. यूजुअली इन द मंथ्स ऑफ रेनी सीजन, बरसात के दिनों में उनके यहाँ पानी बहुत हो जाती है, गर्मी के दिनों में कुछ कम हो जाते हैं, बट बिल्कुल सूखती नहीं है, इसीलिए दे आर कॉल्ड पेरिनियल रिवर्स, सतत प्रवाही नदियों के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट दे ड्रेन टू बे ऑफ बंगाल। मोस्ट ऑफ द रिवर्स originating from the Himalaya moving eastwards ultimately they drains to बे ऑफ बंगाल। वो वहां से निकलती है, बहती हुई सीधे बे ऑफ बंगाल में जाती है। एंड मोस्ट ऑफ देम आल्सो फॉर्म्स डेल्टास। It can be written like Ganga Brahmaputra delta. It is the world famous delta which is formed by the river Ganga and Brahmaputra before falling into Bay of Bengal. You all know, जैसा कि आप सबको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया गया है। तो इस तरह से हम लोग हिमालयन रिवर्स के बारे में कुछ जान गए। Now, it is time to know about the peninsular rivers. As you all know, just in order to have your attention on the blackboard, I am drawing a rough drawing of India, peninsular India. Here we see, you know, when we were discussing about the second lesson, that is under physical feature, we have gone through that these are the chain of mountains and hills running parallel to the Bay of Bengal in the eastern, Arabian Sea in the west, and are known as Western Ghats and Eastern Ghats. Since they are higher enough, giving birth to rivers. कई नदियां हैं जो यहाँ से जन्म लेती हैं, एंड ड्रेनिंग सम ऑफ देम ड्रेन्स टू ईस्ट एंड सम ऑफ देम ड्रेन्स टू वेस्ट, विल बी डिस्कस लेटर। हियर आई एम साइटिंग सम लाइक नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स, दे originates from central highland that the peninsular India and flowing westwards fall into their Arabian Sea. While Godavari, Krishna, Kaveri, they are the rivers originating from the peninsular India, moving eastwards ultimately falls into Bay of Bengal, forming deltas at their mouth. ये नदियां हैं जो यहाँ से निकलती हैं, वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, पूरब की ओर बहती हुई और जाकर बे ऑफ बंगाल में अपने मुहाने पर बड़े बड़े डेल्टा बनाती हुई गिर जाती हैं। तो चिल्ड्रन, now on that very basis, as we have given the characteristics or significant features of the Himalayan rivers here and the points, similarly now we can draw out the points from the peninsular rivers too. First, as per its origin, they all originate from peninsular India. Will it be boys? Children, are you getting it? That they all originate from the peninsular India. When it is the time of writing about the peninsular rivers, then the foremost point will be they all originate from the peninsular India. जब हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बात करेंगे तो ये वैसी नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय भारत से, जो पेनिनसुलर इंडिया से पैदा होती है, तो यहाँ से पैदा होने वाली, यहाँ से ऑरिजिनेट होने वाले रिवर्स को हम पेनिनसुलर रिवर्स कहेंगे। चिल्ड्रन, मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। एज यू ऑल नो कि वो चाहे हमारे वेस्टर्न घाट हों या ईस्टर्न घाट्स की पहाड़ियाँ हों, आपके शिक्षक ने आपके पूर्व के लेसन्स में बताया होंगे कि वेस्टर्न घाट्स में यहाँ बड़ी बड़ी अनाईमुडी, कार्डमम हिल्स, सह्याद्री हिल्स, इन जगहों से भी कुछ नदियां निकलती हैं। वो सब इधर बहती हुई पश्चिम की ओर, पूरब की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, पश्चिम से पूरब की ओर उनका प्रवाह होता है। चूंकि यहाँ बर्फ नहीं होते हैं, इन पहाड़ों की ऊंचाई इतनी नहीं है जिसमें कि जैसे साउथ इंडिया की आप बच्चों आपको पता होगा, द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया इज द अनाईमुडी विद 2695 मीटर एबव सी लेवल। अनाईमुडी जो साउथ इंडिया की सबसे ऊंची पहाड़ी है, उसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। इस ऊंचाई पर तो बर्फ जमने से बर्फ नहीं जमते हैं। सो व्हाट आई मीन टू से, मैं कहना चाह रहा हूं कि यूजुअली द पेनिनसुलर रिवर्स नॉर्मली गेट्स वाटर फ्रॉम द रेन। बरसात होती है तब उनमें उन नदियों में पानी आती है, पहाड़ों से वो नदियां बहकर आती हैं, निकल कर आती हैं, अपने क्षेत्रों को प्रवाहित करती हुई, अपने क्षेत्रों से प्रवाहित होती हुई जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो उसी हिसाब से the second point we must include there, they get water from rain. They get water from rain when it rains heavily, जब वर्षा बहुत जोरों से होती है। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि do also have some rivers. Actually, the Chotanagpur Plateau
फ्रॉम विच आवर गिरिडीह बिलोंग, हम गिरिडीह के लोग जो छोटा नागपुर प्लेटू में रहते हैं वह भी सेंट्रल हाईलैंड का हिस्सा है। पूरी तरह प्रायद्वीपीय भारत नहीं है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी हिस्सा तो जरूर है। यहाँ भी बर्फ आच्छादित पहाड़ नहीं है, तो यहाँ की भी जो नदियाँ हैं आपने देखा होगा, दे गेट फुल्ली ड्राइड इन द मंथ ऑफ समर। वो चाहे दामोदर नदी आपने देखा हो, बराकर नदी देखा हो, स्वर्णरेखा नदी देखा हो, ये झारखंड में प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं बच्चों, खास करके गर्मी के दिनों में ये बिल्कुल सूख जाती है। दे हैव वाटर ओनली व्हेन इट रेन्स हेवी, जब बरसात फिर जोर से होती है, बरसात की पानी होती है, उन नदियों में उनकी सहायक नदियों के द्वारा बरसात की पानी ढोकर लाई जाती है और तब उन नदियों में फिर से पानी होती है। तो समझ गए बच्चे कि इनके लिए दूसरे पॉइंट हमारा बनेगा दैट दे गेट वाटर फ्रॉम द रेन इंस्टेड राइटिंग आइस मेल्ट्स, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर्स, दैट इन हिमालयन रिवर्स द सोर्स ऑफ वाटर इज फ्रॉम इट्स आइस मेल्ट्स, वहां बर्फ पिघलते हैं, ग्लासियर्स मेल्ट्स होते हैं, उनसे उनको पानी मिलती है। जस्ट अपोजिट पेनिनसुलर रिवर्स की नदियों को दे गेट वाटर बाय द रेनफॉल, उनको बरसात होती है तो उनकी नदियों में बरसाती पानी ही आती है। मूविंग नेक्स्ट, द थर्ड पॉइंट देयर विल बी दे आर सीजनल इन रिवर्स। जैसा कि मैंने एक पल पहले बताया कि ये ऐसी नदियां हैं जिनमें सिर्फ बरसात के महीनों में ही पानी पाए जाते हैं, पानी आते हैं, इसीलिए वह सीजनल रिवर्स के नाम से जानी जाती है। सिंस दे हैव वाटर इन द कन्फाइंड सीजन ऑफ रेनी मंथ्स, जब बरसात के सीजन में ही सिर्फ इनमें पानी होती है, एंड देयरफॉर इंस्टेड कॉलिंग इट perennial rivers we can call it as seasonal rivers or rain fed, since they get rain only when it rains heavily, they get water only when it rains heavily। चूंकि इन नदियों में तभी पानी आती है जब बरसात होती है, इसीलिए इन्हें हम वर्षा आधारित नदियां भी कहते हैं, रेन फेड रिवर्स भी इन्हें कहा जाता है। तो बच्चों मैं समझता हूं कि यहाँ तक आप लोगों के सामने क्लियर हो गया होगा दैट peninsular rivers are seasonal rivers or they are rain fed rivers। उनको हम लोग वर्षा आधारित नदियां कहेंगे या मौसमी नदियां कहेंगे। सिर्फ मौसम में, बरसात के मौसम में खास करके उसमें पानी होती है, उसके बाद के दिनों में उनमें पानी नहीं होती है, और खास करके गर्मी के दिनों दिन घटती जाती है, उनके वाटर वॉल्यूम घटते जाते हैं, और आखिरी इन द हॉट मंथ्स ऑफ समर, दैट इज इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मई, जून, दे गेट फुल्ली ड्राइड before arrival of monsoon. Now, coming to the next property of that peninsular rivers of India, and that they drain to Bay of Bengal. It is similar here too, except few of them like Narmada and Tapi. Here we have to add a point like that most of the peninsular rivers drain to Bay of Bengal. Like अभी हमने दिखाया आपको, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये नदियां हैं, पूरब से पश्चिम से निकलकर पूरब की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, लेकिन वहीं नर्मदा और ताप्ती जैसी दो नदियां हैं जो छत्तीसगढ़ के पहाड़ों से, जंगलों से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में मिलती है। सो इट विल बी ए डिस्टिंक्ट पॉइंट, एंड नाउ अंडर एग्जांपल वी विल राइट हियर आर रिकॉलिंग द नेम अगेन एंड अगेन, बार बार मैं इस नाम को दोहरा रहा हूं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, दे आर द पेनिनसुलर रिवर्स ऑफ इंडिया, वो सब पेनिनसुलर रिवर्स के नाम से जाने जाते हैं। तो बच्चों आज अब तक हम लोगों ने जाना इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गॉन थ्रू द हिमालयन रिवर्स, व्हाट दे आर, व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, देन वी हैव गॉन थ्रू द पेनिनसुलर रिवर्स, ये पेनिनसुलर रिवर्स क्या होते हैं, एंड व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज। ओवर नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। Apart from that, so here we will frame a question to distinguish. Ultimately we will at the question answer session of this today's class we will discuss, we will cite the question associated with these important rivers. Now we are coming to the next, some more about the Indian rivers. Here children you have to know, just अभी हम लोगों ने बात करी कि हिंदुस्तान में कुछ नदियां हिमालय से निकलती हैं, कुछ नदियां प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं, पेनिनसुलर इंडिया से निकलती हैं, और उनके उद्गम स्थल के नाम से उनका नामकरण किया गया है, उनके उद्गम स्थल के नाम से उनका नामकरण किया गया है। लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन चिल्ड्रन, सम ऑफ द रिवर्स
of India are there which do not originate from the Himalaya but beyond the Himalaya. ध्यान देंगे बच्चों, I'm asking here rivers originating beyond the Himalaya. Rivers originating beyond the Himalaya. बच्चों अभी हम लोगों ने बात कर that some rivers are there which originates from the Himalaya, some rivers are there which originates from peninsular India, but here some rivers are there in India which neither originate from the Himalaya nor from the peninsular India but beyond the Himalaya. तो हिमालय से नहीं, हिमालय के परे, हिमालय के बाहर से वो जन्म लेती हैं, उत्पन्न होती हैं. Just we have to see here those rivers. You know, children, they are the famous one. Even they are the good morning. They are the longest rivers of Indian subcontinent, and they are river Indus, river Brahmaputra, and river Satluj. River Satluj. They are the rivers which originates beyond Himalaya. ये सब हिमालय से नहीं बल्कि हिमालय के बाहर से पैदा होते हैं. सो फ्रॉम वेयर दे गॉट ओरिजिनेटेड, देयर इज ए बिग क्वेश्चन बिफोर अस. एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा बच्चे कि आखिर जब ये हिमालय से निकलते नहीं हैं तो आखिर कहाँ से निकलते हैं? क्या हिमालय के बाहर भी कोई सोर्स ऑफ वाटर है जहाँ से ये इतनी बड़ी नदियाँ? हम सब जानते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी नदियों में रिवर इंडस है, रिवर ब्रह्मपुत्र है, रिवर सतलज है. तो क्या ये किस जगह से उत्पन्न होती है, कहां से पैदा होती है? हमें इस बात पर गौर करना है. तो जब when we look at the map of India, children, we see, excuse me, I'm bringing you map. So when we look at the map of India, we see that there is a lake lying beyond Himalaya, that is Mansarovar Lake. They all rivers originate from Mansarovar Lake. It is the lake which lies beyond the Himalaya. Just children, you are looking at. It is the Mansarovar Lake which lies beyond Himalaya. From where three rivers originate, तीन नदियां निकलती हैं. Indus that gets entered into the Jammu and Kashmir by name of Jhelum and enters ultimately here. This is Brahmaputra passing through the Tibetan part, Chinese part, ultimately enters to India. भारत में ये तिब्बत से होते हुए, चाइना से होते हुए और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में हिंदुस्तान में घुसती है. और ये सतलज नदी है जो यहाँ से हिमाचल प्रदेश होती हुई पंजाब हरियाणा होती हुई और जाकर इंडस से बंगाल में मिल जाती है, पाकिस्तान में जाकर मिल जाती है. तो दे आर थ्री रिवर्स. मेनी ऑफ द टाइम इट इज वेरी यूनिक क्वेश्चन चिल्ड्रन. ये बड़ी अजीब सवाल होते हैं, विचित्र सवाल होते हैं, कई बार पूछे जाते हैं क्योंकि नॉर्मली ना ही तो शिक्षक बता पाते हैं और वही बच्चे ही इसे गेट कर पाते हैं, ध्यान में रख पाते हैं. बट प्रायः ये प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, इसलिए इन बात पर जरूर ध्यान देना पड़ेगा. दैट सम रिवर्स आर देयर, सम इंपॉर्टेंट रिवर्स आर देयर इन इंडिया व्हिच ऑरिजिनेट्स बियॉन्ड द हिमालय एंड दैट इज फ्रॉम मानसरोवर लेक. ये कहां से निकलते हैं? मानसरोवर लेक. So just you see, if it is asked for us to locate the Mansarovar Lake on the map of India, will you do it? I think yes. Now coming one thing more, there is another question in your child's brain. I know आपके दिमाग में तो एक क्यों की झड़ी लगी रहती है. तो जैसे ही आपको ये पता हो गया कि ये हिमालय से बाहर निकलने वाली नदियां हैं जो मानसरोवर लेक से निकलती हैं, तुरंत उसके बाद एक नया सवाल आपके दिमाग में आया होगा, आखिर इस लेक में पानी कहाँ से आती है? क्या बच्चे है ना, ऐसी सवाल आपके मन में आते रहते हैं कि ठीक है कि नदियां तो यहाँ से निकल रही हैं, लेकिन इस लेक में कहाँ से पानी आ रहा है? For your kind information, I am going to tell you that there are two big glaciers which feeds the Mansarovar Lake, and they are Siachen Glacier. बच्चे आप लोगों ने नाम सुना होगा, Siachen Glacier and Baltoro Glacier. They are the two glaciers which continuously feeding Mansarovar Lake, from where the longest
the largest river of Indian subcontinent like Indus, Brahmaputra and Satluj get originates. Is it clear, children? What I think now that it is very clear before you all that some rivers apart from Ganga, Yamuna, Godavari, Krishna, Kaveri, some important rivers of India including Indus, Brahmaputra, Satluj, they all are the rivers which neither originate from the Himalaya nor from the peninsular India, but they originate from beyond the Himalaya, and that is from Mansarovar Lake. Associated question, children, there was asked from where that Mansarovar Lake get rain, get water. आखिर मानसरोवर लेक को पानी कहाँ से मिलती है? And for that there was an answer that there are two glaciers, Siachen Glacier and Baltoro Glaciers. They feed continuously to the Mansarovar Lake, and from where these three important rivers of India originates. Is it clear, children? So what I think today we have gone about all important rivers of India. One by one. First about the Himalayan rivers, second about the peninsular rivers, and third about that rivers originating beyond Himalaya. Now it is the turn to know in detail about the rivers and their tributaries along with their length and the places from where it originates. So here, children, I am going to make you a table and you will copy it in your copy, or you will get it with the help of your book too, about the important rivers of India. There will be 4 or 5 columns in your copy. Just I am writing here, and the first column will be name of the rivers, second, place of origin, third, length, fourth column will be tributaries. Some of them very important among them should be written here, and then drains too. Drains to कहाँ जाकर गिरती हैं. So these are the 5 or 1, 2, 3, 4, 5 columns under which we have the one by one study of important Indian rivers. And so first of all, and we start our journey from the rivers originating beyond Himalaya, and amongst them it is river Indus. River Indus. You all know. A minute before we discussed that it originates from the Mansarovar Lake, Mansarovar Lake in Tibet now. There it is about its length. Especially in terms of the length, since it should be given in numerical value, and sometimes its length generally in different books it get varies. You will have the different length of river Indus in NCERT book. At the same time, if you will go through an atlas, you will see there is a different length of, but as a whole, it is 2680 kilometer is the approx length of river Indus. Its important tributaries are Nubra, Syok, Jaskar, Jhelum, Chenab, Byas, Ravi, etc. They are the tributaries of river Indus. So, what here we are doing, children? यहाँ हम लोग क्या रहे हैं? हिंदुस्तान की important rivers के बारे में आइडिया एक्सप्लोर कर रहे हैं, नॉलेज एक्सप्लोर कर रहे हैं. कैसे? एक एक करके सबसे पहले हम जान रहे हैं ये नदियाँ कहाँ हैं. दूसरी कॉलम में हम लोग जान रहे हैं वह कहाँ से निकलती है, ओरिजिन कहाँ से होती है. तीसरी उनकी लंबाई क्या है. चौथी उनकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं. और आखिरी वेयर इट ड्रेन्स टू अरबियन सी नियर कराची. कराची के पास अरबियन सी में ये जाकर मिल जाती है, गिर जाती है. तो इस तरह से वन बाय वन we will explore about rivers of India. The second one is also
It is river Brahmaputra. It is Brahmaputra. You know, river Brahmaputra is the river which originates beyond the Himalaya from the Mansarovar lake. So in this very column there will be Mansarovar lake is also having some length higher than that length, and therefore it is known as the longest river of Indian subcontinent. It is having its some tributaries like Dihang, etc. And ultimately it drains to Bay of Bengal. So in this way, children, we will explore one by one. We will also get the help of your book in exploring the idea about the Indian rivers one by one. What we have written here in this column. Now the third river is river Ganga. Under this column here we are going to write the third river, that is river Ganga, which originates from the Himalaya. River Ganga which originates from the Himalaya. Initially, children, I told you that before becoming Ganga there were two head streams, namely Bhagirathi and Alaknanda. They both meet together at Deoprayag. That is the place lying in the Rishikesh district of Uttarakhand. There is Deoprayag. So it is the place Deoprayag where both the streams Bhagirathi and Alaknanda joins together and become a single stream, turns into a single stream called river Ganga. So here we are going to discuss in detail about river Ganga. It is river Ganga. You all know, children, no river is considered so sacred as Ganga in the world. With respect is called Ganga Ma. You all know, since it serves as my mother, it takes care as my mother, she takes pain as my mother, and therefore we are giving it respect and calling it never Ganga but Ganga Maiya, Ganga Mata. So since it is the most sacred river of the world, and therefore under many of its name it is also named as Dev Nadi. As we are going through the Indian mythology, as per that it was the river which was flowing in heaven, but by the request of Bhagirath it was carried to the earth. Until then it is serving our earth as a mother, caring us, giving a lot extensive fertile plain, draining it with water on time, giving a lot of food grains to feed us, and therefore we are calling river Ganga as Ganga Mata. So children, here we are going to discuss in detail about the river Ganga. It is originating from that Gangotri glacier. It originates from Gangotri glacier, is having its length 2525 kilometer. In somewhere in the book you will have 510 kilometer, 2510 kilometer, but here I am writing it is the correct answer. 2525 kilometer is the right length of the river Ganga. And on the way, river Ganga, during its 2500 long full course, it met by number of its tributaries on the way. रास्ते में कई सहायक नदियां इनको मिलती हैं, increasing the volume as well as the sediments to the river Ganga. गंगा में पानी की मात्रा बढ़ाते हैं, गंगा में सेडिमेंट की मात्रा बढ़ाते हैं, और अंततः so some of the important tributaries of river Ganga are Yamuna, Kosi, Gandak, Ghagra, Son, Ken, Betwa, Chambal, etc.
They are some important rivers or tributaries of river Ganga. You know, since river Ganga is met by number of its tributaries from both the bank, they are called the north bank tributaries and south bank tributaries. कुछ नदियाँ गंगा में, ये गंगा बहकर आ रही हैं, तो कुछ नदियाँ गंगा में इधर से आकर मिलती हैं, कुछ नदियाँ गंगा में इधर से आकर मिलती हैं, कुछ उसके नॉर्थ बैंक को ज्वाइन करती हैं, कुछ उसके साउथ बैंक को ज्वाइन करती हैं, and so that they are called north bank tributaries and south bank tributaries of river. And ultimately, you know that river Ganga, making largest delta, ultimately drains to Bay of Bengal. So children, I think now it is over about important rivers of India. In this way, so this is all about the Himalayan rivers. We will also explore one by one about the peninsular rivers, or you will get it out from your book yourself, where you will have river Mahanadi, river Godavari, river Krishna, river Kaveri, Tungabhadra, etc. with their tributaries. As you all know, amongst the South Indian rivers, peninsular rivers, Godavari is the longest river, which is also called Dakshin Ganga or Bridh Ganga. Its important tributaries are Pen Ganga, Ban Ganga, Chanda Prabha, etc. These are some important tributaries of river Godavari. So children, today what I think it is over in this very period, it is over about the important rivers of India. Now it is time to wind up by giving you some homework to do at home. So today's homework with hints I am giving here to write. And the very first one is the very first question will be, and question 1, distinguish between the Himalayan and the peninsular rivers of India. It is about the Himalayan and the peninsular rivers of India. Now, as in the very beginning, I have given four points of differences between the Himalayan rivers and the peninsular rivers. कहाँ से निकलती हैं, कहाँ जाकर मिलती हैं, उनमें पानी का वॉल्यूम कैसा रहता है, क्या वो पेरिनियल है, क्या वो सीजनल है. तो इस तरह से हम लोगों ने देखा देयर आर 4 or 5 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस गिवन. हमने शुरू में ही आपको बताया. तो वो 4 or 5 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस आप इसमें लिखेंगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इट विल बी, नेम द रिवर्स originating beyond the Himalaya. Name the rivers of India originating beyond the Himalaya. Originating beyond the Himalaya. Is it clear? Minute before we have discussed that the rivers like Indus, Brahmaputra and Satluj, they are the rivers which originated beyond Himalaya. And the question number 3 will be, name the tributaries of Indus. Write in detail about river Indus. इंडस रिवर के बारे में बताएं. हमने 5 कॉलम बनाकर दिखाया था बच्चों. नदी का नाम, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, उसकी लंबाई क्या है, और वो उनकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, एंड अल्टीमेटली वो कहाँ जाकर गिरती है. So today I think these are the 3 questions given to you. You will do it at home. I have given you hint too. You will go through the notes what I have given there on the blackboard too. I think it is all about today's this period, and in the next period I shall try my best to complete it, the remaining part of this lesson, and that is about the lakes of India. What types of lakes are there in India, what is the importance of lakes of India, and then we will have some map work along with our books. Okay, thank you. Till then, you stay at home, keep yourself safe, respect your elders, care for your youngers. Thank you very much children. Goodbye.